से लगातार कोरोना के इलाज के लिए टोलीजुमाब दवा को ड्रग कंट्रोलर ने दी मंजूरी। प्रदेश में 55 घंटे के लॉकडाउन के दौरान विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमण से बचाव एवं संचारी रोगों के रोकथाम के लिए चलाया जा रहा है बृहद अभियान। जिला प्रशासन के साथ साथ नोडल अफसर कर रहे हैं अभियान की निगरानी। टिड्डी दलों ने राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में बोला धावा। लखनऊ के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में देखे गए टिड्डियों के कई विशाल दल। फिलहाल नुकसान का लिया जा रहा है जायजा। प्रदेश और नेपाल के तराई प्रदेशों में हो रही लगातार भारी बारिश की वजह से नेपाल से आने वाली नदियों में आया तूफान। सरयू एवं घाघरा में बाढ़ की स्थिति, अनेक गांवों में बाढ़ का पानी घुसा। नमस्कार, मैं हूं प्रणब अग्नोत्री। समाचार विस्तार से। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के मरीजों के लिए टोलीजुमाब दवा को आपात स्थिति में इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। इस बीच कोरोना महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भारत में लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 5,34,620 लोग इस संक्रमण से अब तक ठीक हो चुके हैं। खास बात यह है कि भारत में संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ कड़े कदमों का परिणाम यह है कि रिकवरी रेट बढ़कर करीब 63% हो गया है। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह दर राष्ट्रीय दर से ज्यादा है। वहीं कोविड से होने वाली मृत्यु दर कम होकर 2.63% तक पहुंच गई है और 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड से होने वाली मृत्यु दर राष्ट्रीय दर से कम है। देश में इस समय 2,92,258 कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 24 घंटों में 223 और लोगों की मौत के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण की वजह से होने वाली मौत का आंकड़ा 10,000 की संख्या को पार कर गया है। राज्य में अब तक इस बीमारी से 10,116 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में कोरोना से संक्रमित कुल मरीजों की संख्या 2,46,600 पर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत अब सभी बाजार सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे और शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। साप्ताहिक बंदी के दौरान सभी बाजारों की स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन के लिए विशेष कार्यक्रम चलेगा। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयां भी शनिवार व रविवार को अपने यहां सैनिटाइजेशन का कार्य करें। सभी कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि यह भी देखा जाए कि अस्पताल में 48 घंटे के लिए ऑक्सीजन का बैकअप मौजूद रहे। मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में चल रहे निर्माण कार्य जैसे एक्सप्रेसवे, डैम, बाढ़ के दृष्टिगत तटबंधों की मरम्मत के कार्य सोशल डिस्टेंसिंग के साथ निरंतर किए जाएं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि वर्षा के कारण कहीं भी जल भराव की स्थिति न बने। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि अब तक 77,000 राजस्व गांवों में स्वच्छता के विशेष अभियान के साथ ही फॉगिंग कराई जा चुकी है, जबकि 9,000 नगरीय निकाय के वार्डों में भी फॉगिंग कराई गई है। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश में घर घर पहुंचकर सर्वे का कार्य किया जा रहा है। इससे जहां एक तरफ लोग कोरोना के संबंध में जागरूक हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इससे संक्रमित लोगों को उपचार भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाकर 50,000 टेस्टिंग प्रतिदिन करने के निर्देश दिए हैं। बॉलीवुड के अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। शनिवार को उनकी टेस्ट रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद मुंबई के नानावती हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया है। अमिताभ बच्चन ने खुद इस बात की जानकारी दी। हालांकि बच्चन परिवार के लिए राहत की बात यह है कि उनकी पत्नी जया बच्चन, बहू ऐश्वर्या राय और पोती आराध्या की रिपोर्ट कोरोना निगेटिव आई है। और इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर अमिताभ बच्चन के स्वास्थ्य के लिए कामना की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अमिताभ जी, पूरा देश आपके जल्द से जल्द ठीक होने की कामना कर रहा है। आप देश के लाखों दिलों की धड़कन हैं, लाखों लोगों की प्रेरणा है। हम सभी आपका पूरा ध्यान रखेंगे। अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने अभिषेक बच्चन के ठीक होने की प्रार्थना करते हुए कहा कि सबसे आकर्षक मुस्कान वाले एक युवा शानदार अभिनेता के लिए मेरी शुभकामनाएं। प्रिय अभिषेक बच्चन, अपना और अपने पिता अमिताभ बच्चन जी का ख्याल रखना। यकीन है आप दोनों जल्द ही
अच्छे स्वास्थ्य के साथ वापसी करेंगे। बच्चन हमारे दिल पर राज करते हैं, आपके लिए हमारी प्रार्थना। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी अमिताभ बच्चन की सलामती के लिए कामना की है। उन्होंने कहा कि आपके जल्द स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं, अमिताभ बच्चन जी। प्रदेश में 55 घंटे का लॉकडाउन जारी है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान लखनऊ में हमारे संवाददाता अमित कनौजिया ने लॉकडाउन का जायजा लिया। में खासतौर पर लखनऊ राजधानी में पूरी तरीके से सन्नाटा है। पुलिस प्रशासन ने राजधानी लखनऊ के हर प्रमुख सड़क चौराहे पर बैरिकेडिंग लगा रखी है ताकि अनावश्यक लोग ना निकले, और लोग भी यहाँ पर लॉकडाउन का पालन करते नजर आ रहे हैं। डीएम लखनऊ ने कहा है कि जो उन्हें 55 घंटे लॉकडाउन के लिए मिले हैं उसका उपयोग शहर को सैनिटाइज करने में किया जाएगा ताकि कोविड-19 और संचारी रोग जैसे खतरों से शहर को बचाया जा सके। देखिए, पूरे जनपद लखनऊ में इस लॉकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है और 13 तारीख के प्रातः 5 बजे तक है। इसमें आवश्यक वस्तुओं एवं इमरजेंसी मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी चीज बंद है और बैंड रहेंगी। प्लस जो लोग भी इन आवश्यक सेवाओं या इन सब चीज़ों के लिए बाहर अगर आ रहे हैं तो मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग होगा, और साथ ही साथ जो हमारे दवा मेडिकल स्टोर्स हॉस्पिटल्स ये खुले रहेंगे। इस विशेष लॉकडाउन के अंतर्गत विशेष अभियान चलाया जा रहा है सैनिटाइजेशन का, साफ सफाई का, ताकि कोविड-19 के संक्रमण को रोका जाए, और साथ ही साथ जो संचारी रोग हैं इनके रोकथाम के लिए भी ये विशेष सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है। साफ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है, शुद्ध पेयजल के प्रोत्साहन और इसके प्रचार प्रसार का अभियान चलाया जा रहा है ताकि संचारी रोग और कोविड-19 के संक्रमण पे 100% रोक लग सके। प्रशासन ने एक पहल और भी की है कि शहर में बिना मास्क लगाए निकलने वाले लोगों पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है ताकि लोग अनावश्यक तौर पर ना निकले और लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ अमित कनौजिया, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ। केंद्रीय पशुधन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि यूपी के पंचायत चुनाव में 2 बच्चों वालों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार उत्तराखंड सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर आदेश जारी किया, इसी तरह यूपी में भी होना चाहिए। बालियान ने कहा कि देश की जनसंख्या 136 करोड़ हो चुकी है। 2050 तक इस स्थिति में 170 करोड़ हो जाएगी। आज़ादी के बाद से ही हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए बढ़ती जनसंख्या को लेकर ठोस कदम उठाने होंगे। देखिए, कल विश्व जनसंख्या दिवस था और देश की जनसंख्या करीब 136-37 करोड़, उत्तर प्रदेश की 22 से 23 करोड़ के बीच में हो चुकी है। जब देश आज़ाद हुआ तो जनसंख्या 36 करोड़ थी। 73 साल में हमने 36 करोड़ में 101 करोड़ ऐड किए, और मुझे लगता है कि उम्मीद है 2050 तक देश की जनसंख्या शायद 170 करोड़ ना पहुंच जाए। इस बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए अब समय आ चुका है। मुझे लगता है कि कानून की आवश्यकता है, क्योंकि सरकारों द्वारा प्रयास बहुत है। 1952 से प्रयास है, परिवार नियोजन के कानून चल रहे हैं लगातार कार्यक्रम, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सफल हुए हों। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि उत्तराखंड की तर्ज पर आने वाले समय पंचायत चुनाव है और उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है शायद 35 से 40 लोग पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। एक बहुत बड़ा तबका है जो चुनाव लड़ता है। तो अगर 2 बच्चों का कानून जैसे कि उत्तराखंड में बना है, उत्तर प्रदेश में भी बना है, तो इससे जनजागरण होगा, जागरूकता आएगी, और जो लोग सामाजिक जीवन में रहते हैं कम से कम वे एक उदाहरण स्थापित करेंगे कि 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं पैदा करने चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री से इसी अनुरोध मैंने कल किया है। मिर्जापुर में कोरोना संक्रमण व संचारी रोग की रोकथाम के लिए चलाए गए अभियान में सिटी विकासखंड के नुआव गांव में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। जनपद भर में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। सफाई अभियान में पहुंचे जिलाधिकारी को कचरा बीनता देखकर मातहत भी जुट गए। सीडीओ अविनाश सिंह, डीपीआरओ अरविंद कुमार और बीडीओ श्वेतांग सिंह ने गांव में साफ सफाई की। अधिकारियों के साथ ग्रामीणों ने भी साफ सफाई अभियान में हाथ बटाया। सफाई अभियान 13 जुलाई तक चलेगा। सभी सार्वजनिक स्थलों, गली मोहल्ले में ब्लीचिंग पाउडर और एंटी लार्वा कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है।
ये जो संचारी रोग है और साफ सफाई का वैसे तो जुलाई 1 से लेकर 31 तक एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा है, किंतु शासन की तरफ से 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख 3 दिन विशेष अभियान चलाने के निर्देश हैं। उसी के तहत सभी शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई, खासकर जहाँ पर पानी का जमा वहाँ पर एंटी लार्वा का छिड़काव और जितने भी कूड़ा करकट ये इकट्ठा हैं इनको एक जगह पर ले जाके जहाँ पर डंप करी जाती हैं गाड़ियों के थ्रू ले जाके डंप करना है। इसका उद्देश्य ये है कि जो संचारी रोग आप देखेंगे प्रचार प्रसार जो होता है गंदगी पानी के जमाव के कारण और मच्छरों के उत्पन्न होने की वजह से हो जाता है। इसी के तहत सफाई अभियान पूरे जनपद में चल रहा है। 809 ग्राम पंचायत और 4 हमारे जो नगर पंचायत और पालिका हैं उनमें भी ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है और खासकर इस समय जब ये बारिश का मौसम है, पानी जहाँ कहीं भी जमा हो सकता है, इसको भी लेकर लोगों को बताया जा रहा है। प्रदेश सरकार के द्वारा 55 घंटे के घोषित लॉकडाउन के अनुपालन के लिए आज सुल्तानपुर में जिलाधिकारी सी इंदुमती व पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीणा ने सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर व्यापक स्तर पर बड़ी कार्रवाई की गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए शहर, शाहगंज, बाग मंडी, डाकखाना चौराहा, तिकोनिया पार्क, बस अड्डा आदि क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर भारी पुलिस बल के साथ उल्लंघन करने वाले 368 लोगों को हवालात की सैर करनी पड़ी। पुलिस ने नगर क्षेत्र में ही 61,400 रुपये जुर्माने के तौर पर वसूले। 40 लोगों पर महामारी एक्ट 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। समस्त आम जनमानस से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने हेतु जागरूक किया गया। सड़क पर अनावश्यक रूप से घूमने वालों को सख्त हिदायत दी गई है। ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों को सुरक्षित और सतर्क रहते हुए लॉकडाउन का अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। जो लॉकडाउन है वो लागू है। उसी के तहत रात्रि में भी हम लोग निकले थे। कल 10 बजे के बाद लगभग 1 घंटा हम लोगों ने संयुक्त भ्रमण किया था। उसी में कुछ लोग आ रहे थे जो दूर से आ रहे थे, उनको कंसीडर भी किया गया है, लेकिन जो लोग अनावश्यक निकले हुए थे उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है। FIR की कार्रवाई पूरे जनपद में की गई है। साथ ही साथ लगभग 25,000 से ऊपर का अभी तक जुर्माना अकेले कोतवाली में हो गया है। इसके अतिरिक्त पूरे जनपद में भी ये कार्रवाई हो रही है। लोगों को बार बार काउंसलिंग किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है और उसके बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं तो उनके खिलाफ जो भी विधिक प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोग ऐसा देखने को मिला, लोग बहुत कम निकले, पर अब दोपहर के बाद हम लोग निकले और बाहर देखें कि लोगों का जो आवागमन है अभी भी चल रहा था। तो 1.5 सारे FIR हुआ है। इसके अलावा लगभग 25,000 रुपीज़ का जो जुर्माना है अब तक हम लोगों ने कराया है। लोगों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है मास्क पहनने के लिए। प्रदेश में लगे लॉकडाउन के तहत हाथरस जिले में सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। इस काम में नगर पालिका की 4 बड़ी टीमें, फायर ब्रिगेड की 2 टीमें व सकरी गलियों में 27 टीमों की मदद से सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। नगर पालिका का कहना है कि 100% सैनिटाइजेशन कराकर शहर से कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने की कोशिश की जा रही है। राज्य सरकार ने 55 घंटे के लॉकडाउन की घोषणा की थी। लॉकडाउन में सभी व्यापारिक, सरकारी, निजी प्रतिष्ठान बंद हैं, जिसे देखते हुए नगर पालिका परिषद ने शहर को सैनिटाइज कराने का काम किया है। नगर पालिका की गाड़ियों के साथ साथ अग्निशमन विभाग के फायर इंजन का भी इसमें सहयोग लिया जा रहा है। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष आशीष शर्मा अपनी मौजूदगी में शहर को सैनिटाइज करा रहे हैं ताकि कहीं भी कोई कोर कसर बाकी न रह जाए। नगर पालिका के चेयरमैन आशीष शर्मा ने बताया कि 3 दिन के लिए लॉकडाउन है। मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि स्वच्छता के साथ साथ सैनिटाइजेशन का काम भी अधिक किया जाए। उसमें पुणे 2 दिन का लॉकडाउन हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि स्वच्छता अभियान और सैनिटाइजेशन का बहुत तेजी से और ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाए। उसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चल रहा है रात और दिन। इसमें सैनिटाइजेशन में आज फायर ब्रिगेड पहले भी सहयोग करती रही है। आज पुणे इनके सहयोग में अधिकारी आए, उनकी गाड़ियाँ आज उनके हमारे साथ लगी और हम इन 2 दिनों में 100% कोशिश करेंगे 18 घंटे तक लगातार सैनिटाइज हो। हमारी 4 टीमें हमने नगर पालिका की बनाई है और 2 टीमें हमें इनको सहयोग को मिली है। हम कोशिश करेंगे अपने नगर से पूरी तरीके से सैनिटाइज करके इसको कोरोना को भगाने का कार्य करेंगे। लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री के निर्देश पर 3 दिवसीय संचारी रोग अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। नगर पंचायत मलिहाबाद के अधिशासी अधिकारी प्रेम नारायण ने बताया कि इस समय बरसात के मौसम में मुख्यमंत्री के निर्देश पर संचारी रोग की रोकथाम के लिए 13 जुलाई तक संचारी रोग अभियान चलाया जा रहा है।
गलियों एवं समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में फॉगिंग, एंटी लार्वा का छिड़काव और सफाई का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस समय बरसात का मौसम जो चल रहा है, उस मौसम में माननीय मुख्यमंत्री जी के ऐसे निर्देश प्राप्त हुए हैं कि संचारी रोगों के प्रसार को रोकने हेतु एक अभियान 10, 11, 12 जुलाई को 3 दिन विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उसमें सभी सफाई कर्मियों के द्वारा सभी वार्डों में नालियों की सफाई, सड़क के किनारे यदि कोई बड़ी घास या कुछ उस टाइप की झाड़ी उग गई है उसको कटवाना, नालियों में ब्लीचिंग पाउडर चूने के साथ मिला के डालना, कूड़े को उठवाना, नालियों में जहाँ कहीं भी अगर गंदा पानी भरा हुआ है वहाँ पे एंटी लार्वा का छिड़काव कराना। कि इस समय संचारी जो माह मनाया जा रहा है उसमें बहुत सारी बीमारियाँ वेक्टर जनित रूप से इसमें बरसात में पनपती हैं, उनको रोकने के लिए एक विशेष तरह का सफाई अभियान बराबर चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आदित्य लांघवे ने बताया कि लॉकडाउन के पीरियड में आवश्यक दुकानें, मालवाहक वाहन चल रहे हैं और क्षेत्र में बिना मास्क पहने बाहर निकलने वाले लोगों का 500 रुपये का चालान काटा जा रहा है। साथ ही धारा 144 लागू की गई है। महामारी एक्ट की धारा 188 के तहत लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। ये जो लॉकडाउन का जो पीरियड है, फिलहाल यहाँ पे जो मुख्य रूप से जो चीज़ें देखी जा रही हैं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, सबसे पहली बात तो वो अभी भी दुकानें खुल रही हैं। जो मेन सामग्री मालवाहक जो वाहन हैं वो भी चल रहे हैं। मंदिरों को भी यहाँ पे लखनऊ में परमिशन दी गई है, खुल सकते हैं। मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, इनको परमिशन दी गई है खुलने की। इसके अतिरिक्त अगर कोई बाहर अनावश्यक कोई घूमता है तो उसके लिए हमें पता है कि अब बिना मास्क के कोई घूम रहा है तो 500 रुपये का चालान होगा। और इसके अतिरिक्त 144 के धारा के अंतर्गत और 188 का मुकदमा भी उसके विरुद्ध लिखा जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और लोगों से हमारी यही अपील है कि अपने घर के अंदर रहिए। जो एक चेन के थ्रू ये जो संक्रमण फैल रहा है, वो चेन को तोड़ने के लिए लोगों की तरफ से ये सहयोग हो जाए, ताकि जो ब्रेक इसके बीच में जो कोरोना का संक्रमण है उसकी जो ब्रेक है वो इसमें पॉसिबल हो पाए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आजमगढ़ में प्रवासी कार्मिकों को अपने गांव और अपने घर पर ही रोजगार देने के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रवासी मजदूरों के स्किल के अनुरूप उन्हें प्रशिक्षण देकर रोजगार उन्मुख बनाया जा रहा है। उसी क्रम में आजमगढ़ जनपद के कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा में 35 प्रवासी मजदूरों को एक बैच के माध्यम से मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती आदि के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया, जिससे उन्हें ऋण की सुविधा अतिशीघ्र उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही नेफेड के सहयोग से उन्नतशील प्रजाति के आम के पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए गए। प्रशिक्षण से उत्साहित प्रवासी कार्मिकों ने बताया कि हमें अच्छे ढंग से मधुमक्खी पालन आदि के बारे में बताया गया है। अब हम यहीं पर अपना रोजगार करेंगे और बाहर नहीं जाएंगे और अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। प्रशिक्षण दे रहे कृषि विज्ञान कोटवा के अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. सिंह ने बताया कि पीएम गरीब कल्याण योजना बहुत उद्देशीय परियोजना है। इसमें जो भी प्रवासी मजदूर वर्ग के लोग आए हुए हैं उन्हें प्रशिक्षण देकर कृषि उद्यमिता के प्रति आगे बढ़ाना है। इन्हें प्रशिक्षण देने के बाद खादी ग्राम उद्योग द्वारा मधुमक्खी पालन किट उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे अप्रवासी स्वावलंबी हो सकें। वहीं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर बताया कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पूसा, नई दिल्ली और लखनऊ के सहयोग से इन प्रवासी श्रमिकों को प्रशिक्षण के बाद निःशुल्क आम के उच्च किस्म के आम के पौधे वितरित किए गए हैं, जिससे स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ेंगे। व्यवसाय होगा, उससे हमारा लाभ होगा और इसी से हमारा सब काम चलेगा। इससे पहले सर हम मुंबई में मजदूरी करते थे और यहाँ पे जो है वो मधुमक्खी से संबंधित हमको उद्यमता विकास के लिए जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है और जो काफ़ी हमें अच्छे से यहाँ प्रशिक्षित किया जा रहा है और जो हम यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने इस उद्यम के विकास के लिए यहाँ पे अच्छे से कार्य करेंगे और हम वापस जो है नहीं जाएंगे बाहर रोजगार के लिए। राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान पूसा, नई दिल्ली, नेफोर्ड लखनऊ और कृषि विज्ञान केंद्र आजमगढ़ के संयुक्त प्रयासों से जनपद आजमगढ़ के जो लघु एवं सीमांत किसान हैं उनको वृक्षारोपण के लिए आम के पौध भी निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री की ये बहुत बहुउद्देशीय योजना है। इसमें जो है जो हमारे प्रवासी लोग जन यहाँ पर जिले में आए हुए हैं उनको जो है प्रशिक्षित करके कृषि उद्यमिता के प्रति इनको जो है आगे बढ़ाना है और इनको जो ये प्रशिक्षण जो है मधुमक्खी पालन पर हम लोग दे रहे हैं। इसमें जो हमारे जितने भी प्रशिक्षार्थी होंगे प्रशिक्षण के उपरांत इनको जो है हम किट उपलब्ध कराएंगे खादी ग्रामोद्योग के द्वारा और ये अपने यहाँ मधुमक्खी पालन करेंगे। उससे जो है इनकी जो आय का जो स्रोत है एक सृजित होगा जिससे जो इनका जीवन स्वावलंबी होगा और ये अपना जीवन यापन यहीं पर रह करके अच्छे से चला सकेंगे। जनपद बलरामपुर में कल शाम अचानक टिड्डियों के आने से किसानों व कृषि विभाग में हड़कंप मच गया। टिड्डियों का दल बहराइच व श्रावस्ती से शाम को बलरामपुर पहुंचा, जिसे भगाने के लिए रात भर कृषि विभाग व किसानों ने अभियान चलाए रखा। आज सुबह से ही टिड्डियों को मारकर भगाने का प्रयास किया जा रहा था। जिले में बहराइच से श्रावस्ती के रास्ते पहुंचे टिड्डियों के दल को भगाने के लिए किसानों द्वारा खेतों में थालियों के साथ ट्रैक्टर से तेज आवाज की गई। किसानों के पास जो भी मौके पर उपलब्ध हुआ उसे लेकर खेतों की तरफ दौड़ पड़े। मोटरसाइकिल से भी खेतों की मेड़ों पर पहुंचकर आवाज की गई। चीनी मिल ने भी प्रेशर हॉर्न बजाकर टिड्डियों को भगाने का प्रयास किया। कृषि विभाग के अधिकारी रात भर घूम कर लोगों को बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक करते रहे। आज सुबह टिड्डियों के झुंड को उड़ते देखने पर उनको भगाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही खेतों में तेज आवाज व पेड़ों के नीचे तथा खेतों में धुआं करने को भी कहा गया है। कृषि विभाग की टीम संभावित स्थानों पर पहुंचकर कार्य कर रही है। जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार एवं जिला कृषि रक्षा अधिकारी सलीमुद्दीन ने बताया कि पेड़ों पर बैठते ही नहीं मार दिया जाएगा। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कृषि रक्षा रसायन उपलब्ध हैं। अचानक टिड्डियों का झुंड इतना आ गया खेत में कि हम लोग किसान बहुत परेशान हो गए और घर से दौड़े। खेत में थाली, मोटरसाइकिल का हारन, ट्रैक्टर का साइलेंसर खोलकर ध्वनि किया गया। उससे कुछ थोड़ा राहत मिला है, लेकिन अभी बराबर उनका झुंड चल रहा है। अब रात भर हम लोग खेत में रह करके और इसका निगरानी करेंगे। टिड्डी आई गई और हम लोग ट्रैक्टर या थाली से टिड्डी को भगा रहे हैं और टिड्डी रात भर कर खाएंगे, सुबह होते हुए देखा जाएगा। किसान भाइयों से अनुरोध है कि जब भी उनको दिखाई पड़े वो अपने खेत में आवाज़ करें, ताली बजावें, ट्रैक्टर का साइलेंसर निकाल करके आवाज़ करें कि वो ज़मीन पर ना बैठने पाएँ, जिससे कि उनका नुकसान ना हो। और शाम को अगर कहीं बैठती तो हमें सूचना दें, हम रात में उसका कंट्रोल करेंगे। साइड से टिड्डी दल का अटैक हुआ था, इसको जनता की जागरूकता की वजह से जो है छोड़ करके इसको वापस भगा दिया गया। आज सुबह पुनः इनका आक्रमण हो गया है क्षेत्र में। जगह जगह किसानों के फ़ोन भी आ रहे हैं, उनको जागरूक किया जा रहा है कि शोरगुल करके उनको भगाया जाए। करीब 3 दल हैं जो बहराइच और श्रावस्ती साइड से आ रहे हैं जनपद में। उनको जो है प्रयास ये किया जा रहा है कि शोरगुल करके धुआं करके उनको यहाँ से भगाया जाए। अगर कहीं रात में बैठती है तो उनको मारने का इंतजाम किया जाएगा। सीतापुर में शनिवार को हरदोई की सीमा से प्रवेश किए टिड्डियों के दल ने तीनों तहसीलों समेत कई गांवों में दस्तक दी। करोड़ों की संख्या में पहुंची टिड्डियों ने सीतापुर के डिस्ट्रिक्ट पिसावा, मोहाली तहसीलों के दर्जनों गांव समेत बिस्वा और खैराबाद के कई गांवों में भी उत्पाद रखा है। इन सभी जगहों पर टिड्डियों ने खेत में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। प्रभावित गांवों के किसानों ने थाली बर्तन और ढोल इत्यादि बजाकर शोरगुल कर टिड्डियों को भगाने का प्रयास किया और कृषि विभाग को भी सूचना दी। वहीं प्रशासन का कहना है कि सभी प्रयास किए जा रहे हैं। मेरे गांव में मॉर्निंग में ही टिड्डियाँ देखी गई। टिड्डियाँ देखने के बाद लोगों ने सोचा कि ये तो बहुत भयंकर टिड्डियाँ वही हैं जो पहले मतलब इसकी जानकारी हुई थी, पुष्टि हुई थी, देखा गया। उसके बाद हम लोगों ने गांव में ही ढोल, मजीरा, ताली वगैरह बजाना शुरू कर दिया। बहराइच में लगातार मानसूनी बारिश और नेपाल की पहाड़ियों से आया पानी विभिन्न बैराजों से छोड़े जाने से घाघरा नदी उफान पर है। घाघरा नदी उफनाने के कारण कृषि योग्य भूमि जलमग्न होने के साथ गांव में भी पानी घुसना शुरू हो गया है, जिससे संपर्क मार्ग डूब चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित मैसी तहसील के कई ग्रामों में कायमपुर, चौकसाहार इत्यादि आधा दर्जन से अधिक गांवों में पानी भर गया है। बल्हा बहरौली तटबंधों का सिंचाई विभाग के अभियंताओं के साथ जिलाधिकारी शंभू कुमार ने दौरा कर दिशा निर्देश देते हुए बचाव एवं बाढ़ पूर्व तैयारियों का जायजा लिया और राजस्व विभाग को निगाह बनाए रखने के टिप्स दिए, जिसमें प्रधानों और नाविकों को अपनी नावें तैयार रखने को कहा गया है।
बहराइच के नानपारा, मिहीपुरवा, महसी, कैसरगंज तहसील के दर्जनों गांव पानी से जलमग्न देखे जा रहे हैं। संपर्क मार्ग डूबने से गांवों का कस्बों से संपर्क कट गया है। क्षेत्र के निचले इलाकों में पानी भर चुका है। कृषि योग्य भूमि जलमग्न होने से फसलें डूबी हुई हैं। गांव में पानी लगातार भर रहा है। लोग अपने परिवार मवेशियों को बचाने के लिए उचित ठिकाने की जुगत में लगे हैं। घाघरा का रौद्र रूप सिर्फ सामने आने से क्षण भर देर नहीं लगी। जैसे ही बैराज से पानी छूटा वैसे ही दर्जनों गांवों का अस्तित्व समाप्त होगा। घर दुआर एकदम दरिया आई गइल बा। अब नदी एकदम करीब ही बा। अब एक घर धरे के हम ठहरी। बाढ़ भी खाले खाले है और कटान बहुत तेज कर रही है। घाघरा नदी भिरगुपुरवा और गहरा सोरेती कट रहा है। अब करीब इधर सीजन में करीब 1 दर्जन घर कट चुके हैं और बहुत तेजी से कटान चल रही है। लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले में इस बार समय से पहले ही बाढ़ ने दस्तक दे दी है। भारी बारिश और नेपाल की ओर से पानी छोड़े जाने से सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 45 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। इससे तटवर्ती गांवों के करीब 3 दर्जन से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। गांव के रास्तों पर पानी भरने से आवागमन बंद हो गया है। वहीं सरकारी दफ्तरों में बाढ़ का पानी भरने से स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। सिरौली गौसपुर क्षेत्र की सनावा, कहारनपुरवा, टेपरा सहित दर्जनों गांवों के सैकड़ों परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी आदर्श सिंह एवं नोडल अधिकारी एस राधा चौहान ने राहत व बचाव कार्यों में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। घाघरा सरयू नदी के बढ़ते जलस्तर के संबंध में एल्गिन ब्रिज स्थित केंद्रीय जल आयोग में कार्यरत पवन कुमार ने बताया कि घाघरा सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी अभी अपने डेंजर जोन से करीब 41 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिस वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी बढ़ने से खेतों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं और गांव में पूरी तरीके से पानी ही पानी दिखाई देता है। लगभग ये 41 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर चल रही है और जिसका डेंजर लेवल है 106.070 और इस समय जो नदी चल रही है वो 106.486 चल रही है। इस समय जो करंट की स्थिति है से 2-3 दिन से पानी आना चालू हो गया है और फसल हमारी डूब गई है। यहाँ पिपरमिंट वगैरह लगी रहा है और ये मकई जो जोंधरी बोला जाता है हमारे यहाँ, ये भी अच्छी खासी फसल थी, ये भी डूबी जा रही है। खेतों में मतलब पानी हो गया है और दिक्कतें हैं। गांव में पानी हो चुका है, आदमी परेशान है, फसलें भी सब डूब गई हैं। शासन द्वारा हर जिले में एक अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी या प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। उसी क्रम में कल से मैडम हमारे यहाँ पे जनपद में है, अपर मुख्य सचिव महोदया मैडम व्यावसायिक शिक्षा की, उनके द्वारा आज भारतीय क्रिकेट टीम इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। इस बात की पुष्टि बीसीसीआई और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया दोनों के ही द्वारा की गई है। भारतीय टीम दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी, जहां टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को डिफेंड करने के मैदान पर होगी। हालांकि कोरोना महामारी के चलते टीम को जरूरी क्वारंटाइन प्रक्रिया से गुजरना होगा। वैसे इस संबंध में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा कि वो चाहेंगे कि टीम का क्वारंटाइन टाइम थोड़े ही समय का हो। स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इन्हीं प्रयासों के बीच बरेली जिले में कायाकल्प योजना से प्राइमरी स्कूलों की तस्वीर बदलने लगी है। बरेली जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर फतेहगंज पश्चिमी के गांव कुरतरा प्राइमरी स्कूल में कायाकल्प का काम कराया गया है। कायाकल्प के जरिए अब इन स्कूलों में सुंदरता में 4 चांद लग रहे हैं। जहां पिछली सरकारों के समय स्कूलों की हालत खंडहर और जर्जर थी, तो वहीं अब इन स्कूलों की सूरत बदल गई है। जिले में ऑपरेशन कायाकल्प से सरकारी प्राइमरी स्कूलों की कक्षाओं, बरामदों में बेहतरीन टाइल्स एवं इंटरलॉकिंग का कार्य किया गया है। वहीं क्लासरूम में छात्र छात्राओं के बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था भी की गई है। बच्चों को ज्ञानवर्धक जानकारी देने के लिए वॉल पेंटिंग भी की गई है। ये योजना जो पूरे प्रदेश में लागू है और बरेली जनपद में इसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है। आपने तमाम विद्यालय देखे होंगे, वहाँ पे वॉल पेंटिंग से लेके और उसमें जो 14 पैरामीटर्स हैं सभी में जो है काम चल रहे हैं।
लगभग हम लोगों ने 1292 विद्यालय तैयार भी कर लिए हैं और 700 के आसपास विद्यालय में काम चल रहा है। और इसमें जो 14 पैरामीटर्स हैं, विद्युतीकरण, चार दीवारी, टाइल्स, इसके साथ साथ और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। झुके झुके सी नजर में तेरी तलाश लिए भटकते फिरते हैं